जय हिंद दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के लिए साइंस का फिजिक्स बुक का चैप्टर नंबर 5 लेकर आ गया हूँ। ठीक है, इसमें आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये चैप्टर 5 है। तो इसमें पूरे एक ही वीडियो में पूरा आपका जितने भी टॉपिक भी आई हैं सभी भारतीय भवन बुक से सभी टॉपिक को लिया गया है। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताया गया है चुंबक। तो चुंबक क्या होता है? तो वह पदार्थ जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहा जाता है। मतलब वैसा पदार्थ जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं चुंबकीय ध्रुव किसको कहते हैं भाई। तो चुंबकीय ध्रुव देखिए क्या बताया गया है। चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव, तो देखिए यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव किसको कहते हैं। तो चुंबक के सिरों के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। जहाँ पे मतलब कि चुंबक का आकर्षण बल बहुत ज्यादा काम करता है ना, उसी को कहा जाता है चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या बताया गया है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कौन होता है? एक दक्षिण ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है। दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, चाहे उत्तरी ध्रुव भी बोल सकते हैं। तो दक्षिण ध्रुव क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है ये जानिए। तो चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण की ओर हो जाता है, मतलब जब अगर हम एक स्वतंत्र चुंबक को लटकाएं तो उसका झुकाव किधर हो जाए, दक्षिण दिशा की ओर हो जाए। जब हम चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर आकर्षित हो उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं उत्तरी ध्रुव क्या होता है। तो उत्तरी ध्रुव क्या होता है ये जानकारी लीजिए। तो बोला गया है कि चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है। मतलब देखिए, जिसको हम स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को अगर हम लटकाते हैं और उसका झुकाव अगर उत्तर दिशा की ओर हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे, उत्तर ध्रुव कहेंगे। जिसका आकर्षण किधर हो, जिसका झुकाव किधर हो जाए, उत्तर दिशा की ओर हो जाए। लटकाने पर स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किसी चुंबक को झुकाव अगर उत्तर की ओर हो जाए, किधर हो जाए, उत्तर की ओर हो जाए, तो बस समझ लो कि क्या है, वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, जब जो आप याद रखिएगा कि दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एन है और यहाँ पे साउथ है। तो इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, जिस रेखा से हम इसको मिलाएंगे उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब हमने बताया अब आपके सामने आ गया, क्या आ गया है, तो अब आपके सामने आ गया है चुंबकीय पदार्थ, यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनसे कृत्रिम रूप से चुंबक बनाए जा सकते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया और उसके कुछ मिश्र धातु। ठीक है, ये सब चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, जिससे कृत्रिम रूप से चुंबक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल और उसके कुछ मिश्र धातु। अब अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है ये जानकारी लीजिए। तो बोला गया कि वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है, ठीक है, जिनको चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता है, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे कांच, शीशा को क्या चुंबक खींचेगा? नहीं खींचेगा। कागज को खींचेगा? नहीं खींचेगा। रबर को खींचेगा क्या? नहीं खींचेगा। प्लास्टिक को नहीं खींच सकता है। तो ये भैया क्या है, आपका अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए, अब है चुंबक के गुण। चुंबक के गुण क्या होता है ये जानकारी लीजिए। तो इसमें क्या बताया गया कि यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का गुण क्या है कि चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। दूसरा, सजातीय ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे।
अगर मान लीजिए कि इसका ध्रुव भी नॉर्थ है और इसका भी ध्रुव नॉर्थ है, दोनों चुंबकीय पदार्थ है, तो दोनों अगर एक जैसा ध्रुव वाले अगर हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर ढकेलना चाहेंगे। ठीक है, सटेंगे नहीं, याद रखेंगे। अब तीसरा बताया गया है, क्या बताया गया कि विजातीय जो होते हैं मतलब अलग अलग ध्रुव वाले जो होते हैं चुंबक, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, खींचने लगते हैं। जैसे मान लीजिए इसका ध्रुव नॉर्थ है, इसका ध्रुव साउथ है और दोनों चुंबकीय पदार्थ हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे, सट जाएंगे, एक दूसरे से जाकर क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अलग अलग ध्रुव वाले यानी विजातीय ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, आगे पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबक का क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब चुंबक का माने कोई भी चुंबक हो, उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, तो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे भाई, आगे देखते हैं, तो आगे क्या आ गया आपका, तो आ गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो वह वक्राकार पथ होता है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। देख रहे हैं ना, ये एक वक्र रेखा है, मतलब टेढ़ा वक्र, सीधा रेखा नहीं है, देख रहे हैं, जिस पर क्या हो रहा है कि एक चुंबकीय अक्ष मतलब उत्तरी ध्रुव क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, इधर से भी गमन कर रहा है, इधर से भी गमन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और निकलते जा रहा है, समझ गए ना। और निकल के कहाँ आ रहा है भैया, तो ये आ रहा है उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी एर्थ से निकलकर साउथ की ओर एक वक्राकार पथ पे गमन कर रहा है, तो उसी को हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह वक्राकार पथ है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, और इसका क्या करेंगे, चित्र बना देंगे। ठीक है, बहुत आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण कुछ बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए गुण देखते हैं क्या बताए गए हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में क्या है, पहला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संतत बंद वक्र होते हैं। अभी हमने आपको बताया ही कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, संतत वक्र रेखाएं होती है, एकदम बंद वक्र होता है। ठीक है, चारों साइड से बंद रहता है। ओके, हम अभी आपको बताया ना, संतत बंद रेखाएं होती है। तो यही है, ये संतत वक्र बंद रेखा हो गया, चारों साइड से बंद रहता है। और दूसरा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। ये रेखाएं जो होती है, ये सब रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, राइट। अब ये तीसरा बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने पास माने जितने निकट होती है, जितने पास होती है चुंबकीय रेखाएं, उतने ही प्रबल होगा। अगर मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर मान लीजिए कि बहुत नज़दीक है, एकदम सटा है, एकदम सटा है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर सटा है, बहुत निकट है, तो चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज़्यादा होगा, प्रबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है, देखिए दोस्तों, आगे बताया गया आपका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। हमने तो अभी बताया ही है चित्र में कि इधर उत्तर साइड से किधर जाएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है ना, उत्तर से साउथ, देखिए इस तरह से नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, समझ गए। नॉर्थ से किधर जाएगा, साउथ की ओर जाता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है। अब देखते हैं ओस्ट्रेड का प्रयोग। तो चलिए भाई, ओस्ट्रेड नाम का जो वैज्ञानिक थे जिसने अपना कुछ प्रयोग बताया है उसको देखते हैं। तो इस प्रयोग में क्या करेंगे, एक सुवाई, एक मोटी तार, मैंने मान लेंगे कि इस प्रयोग में एक सुवाई, एक मोटी तार है जिसमें चुंबकीय सुई लगा हुआ है। चुंबकीय सुई, यहाँ पे सुई छूट गया है, लिख लीजिएगा, चुंबकीय सुई
दिक् सूचक होता है। मतलब दिक् सूचक यानी दिशा का सूचित करने लगेगा। ज्यों ही परिपथ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो दिक् सूचक सुई विक्षेपित होने लगती है और इस प्रयोग से सिद्ध होता है, क्या होता है, सिद्ध होता है, सिद्ध हो जाता है, ठीक है, सिद्ध होता है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए चित्र बना दिया गया है। ठीक है, मतलब एगो एक्स वाई एगो क्या है, तार है, मोटी तार है, जिसको क्या किया गया है, जिससे एक परिपथ से धारा मतलब इसमें सेटिंग कर दिया गया है और इसमें एक चुंबकीय सुई लगा दिया गया है। जैसे ही इस मोटी तार में चुंबकीय विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये जो सुई है विक्षेपित होने लगती है, मतलब घूमने लगती है ना। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्या सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि किसी चुंबक के, ठीक है, इन प्रयोगों से सिद्ध होता है कि किसी चालक के से प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। याद रखेंगे, ठीक है। तो यही आपका क्लियर हो गया कौन चीज, चुंबकीय, क्या आपका बता दिए, ओस्टेट का प्रयोग। तो ओस्टेट के प्रयोग में यही आपको लिख देना है और ये अच्छा से चित्र बना देना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे थोड़ा सा हम बताते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है ये जानकारी लीजिए। तो जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह तार एक चुंबक की तरह, माने एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है और इसी घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसको देख लीजिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है। ठीक है, मतलब जैसे ही आप किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तार एक चुंबक की तरह काम करने लगेगा, इसी घटना को चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अब मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है भाई, ये जानिए। तो यदि हम अपने दाहिने हाथ के, है ना, दाहिने हाथ से किसी चालक तार को लेकर इस प्रकार मुट्ठी बांधते हैं कि अंगूठा जो है धारा की दिशा बताएगा, ठीक है, तथा अन्य सभी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। इसी को क्या कहा जाता है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। चित्र में देख लीजिए कि यदि हम दाहिने हाथ के, क्या करना है दोस्तों, यदि हम दाहिने हाथ के तीन अंगुलियों को, यदि हम अपने दाहिने हाथ के तीन अंगुलियों नहीं, यदि हम अपने दाहिने हाथ के यदि हम दाहिने हाथ से किसी चालक तार को इस प्रकार मुट्ठी बांधते हैं कि अंगूठा जो है धारा की दिशा और अन्य सभी अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे आप लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा अगर ये जितना अंगुली है सब, तो इसी को कहा जाएगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, तो याद रखिएगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में यही आपको बताना है। आगे देखिए परिनालिका क्या है। जब एक लंबे विद्युत रोधक चालक तार को सर्पिल रूप से इस प्रकार लपेटा जाए ताकि तार के फेरे एक दूसरे के अलग अलग किंतु अगल बगल हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। तो ये भी परिनालिका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरह से आपको लिख देना है कि किसी एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप से क्या करना है आपको, लपेट कर, ताकि फेरों की संख्या एक दूसरे से अलग अलग अगल बगल हो, है ना, इस प्रकार से हम लपेटेंगे। तो इसी व्यवस्था को ही क्या कहा गया है, परिनालिका कहा जाता है। ठीक है, तो इसी व्यवस्था को परिनालिका कहा गया है। देखिए इसमें क्या किया गया है, तार को लपटा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार के व्यवस्था को तार लपेटेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग अलग लपटेंगे। ठीक है, तार तो लपटेबे करेगा लेकिन क्या होगा, अगल बगल थोड़ा सा दूरी दूरी पर लपटाएगा तार। तो इसी को कहा जाएगा, समझ गए ना, इसी को व्यवस्था को कहा जाएगा परिनालिका। ठीक है, तो इस तरह से आप चित्र बना लेंगे। ठीक है, या बुक से भी बना सकते हैं। तार को एक विद्युतरोधी खोखले बेलन पर लपेटा जाता है। कैसा गोला पर लपेटना है, याद रखिएगा कि आपको एक तार के खोखला गोला बेलन होगा। ठीक है, खोखला बेलन होगा
उसी के ऊपर हमें क्या करना है, अलग 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 लपेट करके इसको क्या करना है, बना देना है, याद रखिए, ठीक है। इसी को लपेट करके बनाना है, तो यही हो जाएगा आपका परिनालिका, ठीक है। अब क्या है, विद्युत चुंबक क्या होता है, ये जानकारी ले लीजिए। तो बोला गया है कि वह चुंबक जिनमें उतने ही समय तक क्या होता है, उतने ही समय तक विद्यमान रहता है। वह चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है, माने चुंबकत्व का गुण उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है, होती रहती है, उसी को विद्युत चुंबक कहा जाएगा। और नरम लोहे के छड़ को एक परिनालिका में रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। नरम लोहे की आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है, इसलिए उसके विद्युत चुंबक बनाया जाता है। क्या, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या बोला गया है। अब बोला गया है कि चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन से, एक तो होता है परिनालिका में फेरों की संख्या पर, दूसरी बात है कि विद्युत धारा के परिमाण पर, और तीसरी बात है क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना है कि चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है, परिनालिका के फेरों की संख्या पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, क्रोड के पदार्थ के प्रकृति पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बताया गया है कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव प्रभाव क्या क्या है, तो वो जानकारी लेना है। तो धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या है, पहला नंबर पर प्रभाव है कि जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। दूसरा, बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। ये हो गया इसका विद्युत धारा के चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। चलिए, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार आपके एग्जाम में, तो इसको जानकारी ले लीजिए, ठीक है। तो इसको जानकारी ले लेना है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों जैसे मध्यमा हो गया, तर्जनी हो गया, अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा तथा अंगूठा बल की दिशा को संकेतित करता है, चाहे व्यक्त करता है, इसी को कहा जाता है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, ठीक है। और इस तरह से आपको चित्र बना देना है, बस हो गया फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, सिंपल। देख रहे हैं ना, 3 अंगुली आपका कौन कौन सा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को फैलाया गया है, जिसमें आपका मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा क्या है, अंगूठा दर्शा रहा है, इसी को क्या कहा जाएगा, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। विद्युत मोटर क्या होता है, ये जानकारी ले लीजिए, बहुत बार पूछा गया है आपका 5 नंबर में, ठीक है। याद रखिएगा कि वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाएगा, विद्युत मोटर कहलाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, आपका क्या कहलाता है, विद्युत मोटर कहलाता है, ठीक है। अब विद्युत मोटर का यहाँ पे एक चित्र बना देंगे इस तरह से, ठीक है, जैसे इस पे बनाया गया है, ठीक। इसको चित्र इस तरह से आपको बना देना है अच्छी तरह से, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, संरचना में देखिए क्या क्या बताया गया है। संरचना में जो भी इस चित्र में बताया गया है, बनाया गया है, वही आपको लिख देना है। तो देखिए कैसे लिखा गया है। तो विद्युत मोटर एक शक्तिशाली चुंबक होता है, ये वो शक्तिशाली चुंबक होता है, पावरफुल, जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है। इसमें अवतल ध्रुव है, इसमें तांबे की तार की कुंडली लगाया रहता है, ठीक है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। चलिए ये बात तो हमको समझ में आ गया कि जिसको हमें क्या कहना है भाई, आर्मेचर कहते हैं। आगे देखिए बताया गया है, आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित वलयों यानी R1 और R2 से जुड़े होते हैं और वलयों को कार्बन के ब्रश B1 और B2 से स्पर्श कराते हैं। देखिए तो आर्मेचर जो है उसको क्या किया गया है,
उसको क्या किया गया है, आर्मेचर को कि दो ध्रुव खंड लगाया गया है जिसमें R1 और R2 से कनेक्ट किया गया है और इसके साथ कार्बन का दो ब्रश लगाए हैं B1 और B2। ठीक है, याद रखिएगा, घूमता है ये। ठीक है, वलय। अब सिद्धांत में क्या करना है, इसका सिद्धांत लिख देना है अगर दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर में आएगा तो। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार कार्य करता है, ये इसका सिद्धांत हो गया, सिंपल, एक दो लाइन का। अब इसका क्रिया विधि लिखना है, मतलब कि मोटर काम कैसे करता है। ठीक है, ये मोटर आपका काम कैसे करता है ये आपका, ठीक है, ये आपको अब लिखना है क्रिया विधि में। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्रिया विधि में क्या बताया गया है कि जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित किया जाता है, तो चुंबकीय किया जाता है, तब चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हो जाएगा, कुंडली के AB तथा CD भुजाएं परस्पर समान किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगाती है और इससे एक बल युग्म बनता है। ठीक है, जैसे ही धारा इसमें प्रवाहित करिएगा तो ये जो AB है, कौन कौन AB देखिए, इसमें AB जो है, कहाँ पे AB है, देखिए यहाँ पे A और B है और इसकी समानांतर है ना C और D, तो भुजाएं है ना, तो ये एक दूसरे पर जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र इसमें मतलब धारा प्रवाहित होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और एक बल युग्म कार्य करने लगेगा और ये क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा, है ना। तो ये बल युग्म लगेगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, आर्मेचर घूर्णन करने लगते हैं और आधे घूर्णन के बाद जब CD भुजा ऊपर चली जाती है तो AB भुजा नीचे चली आती है। सिंपल बात है भाई, बात तो सही बात बोला गया कि जब आधा घूर्णन होता है, अर्ध घूर्णन में क्या होता है, तो ये जब आधा इसका घूर्णन होगा ना तो ये क्या हो जाएगा भाई, CD ऊपर चला जाएगा, AB नीचे आ जाएगा, सिंपल। ऐसे भी हम देखिए एक बार और समझा देते हैं कि जब इसमें क्या किया जाता है, इसमें मतलब ये विद्युत मोटर, इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे एक बल युग्म कार्य करने लगता है और बल युग्म के कार्य करने के चलते ये क्या हो जाते हैं, इसके आर्मेचर घूमने लगते हैं और घूमते हैं तो क्या हो जाते हैं, CD ऊपर चले जाते हैं और घूर्णन पर, और ये AB नीचे चले आते हैं। बस यही इसका काम करता रहता है। ठीक है, यही इसका कार्य में लिख देना है। और धारा अधिक से अधिक उत्पन्न करने लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है क्या, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो किसी लूप कहिए या कुंडली कहिए, ठीक है ना, इस लूप या कुंडली में विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होती है जब तक लूप यानी कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति रहती है। तो इस प्रकार से प्रेरित होने वाली धारा को प्रेरित धारा तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये भी आप याद कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अगला है फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या बताया गया है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा जो है गति की दिशा को और माध्यमा जो है धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तो इसी को फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कहा जाता है। चलिए एक बार समझा देते हैं आपको, इस चित्र से समझिए। देखिए, यदि हम अपने दाहिने हाथ के 3 अंगुलियों को इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं, और कौन सा 3 अंगुली, यदि हम अपने दाहिने हाथ के 3 अंगुलियां में कौन कौन, माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं कि माध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा गति की दिशा को निरूपित करेगा ना, तो इसी को कहा जाता है फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, क्या आ गया, विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र क्या होता है, विद्युत जनरेटर या विद्युत जनित्र क्या होता है, ये भी जानकारी ले लीजिए। तो वह यंत्र जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे विद्युत जनित्र कहा जाता है। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। अब इसका चित्र देख लीजिए, इस तरह से आपको चित्र बना देना है। ठीक है, इस तरह से आपको चित्र बना देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चित्र बना देना है और चित्र बनाने के बाद में आपको क्या करना है, सिद्धांत इसका लिखना है। तो सिद्धांत में क्या लिखना है, सिंपल,
कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है या कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं परिवर्तन हो जाता है होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा वाहक बल उत्पन्न होने लगता है और धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। अतः कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। ये इसका सिद्धांत में लिख देना है। ठीक है, इसका सिद्धांत लिख देना है। ओके, अब देखिए, अब संरचना में क्या करना है। संरचना में बस आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। आपको लिखना है कि इसके मुख्य भाग क्या है। एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया, आर्मेचर हो गया, सर्पिल वलय हो गया और आपका एगो ब्रूस हो गया। बस ये संरचना में लिख देना है इतना। बस इतना चार गो खंड चीज बताया गया ना। इसमें आपको क्या बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र कौन है। देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र कौन कौन सा है। एन और एस क्या हो गया, दो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये हमने लिख दिया। आगे आपको क्या बताना है, आर्मेचर और सर्पिल वलय और ब्रश। आर्मेचर, देखिए तो इसमें ये आर्मेचर लगाया गया है और यहाँ पे R1 R2 दो वलय लगाए हैं और दो ब्रश कार्बन का B1 B2 लगाया गया है यहाँ पे। ठीक है, बस यही था, आपको काम करना था। अब इसका क्रिया विधि में लिखना है कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तब क्रिया विधि समझिए कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा CD नीचे की ओर गति करें तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार कुंडली के में धारा की दिशा क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा। ठीक है, धारा की दिशा कैसे हो जाएगा, ABCD, नीचे होगा CD तो ABCD हो जाएगा धारा की दिशा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो प्रत्येक फेरों से उत्पन्न विद्युत धारा क्या हो जाएगी, संकुलित होकर एक शक्तिशाली धारा के निर्माण करती है। इस स्थिति में बाह्य परिपथ में धारा ब्रूस B2 से B1 की ओर क्या हो जाती है, होगी और आधा चक्कर के बाद क्या होता है, भुजा ABC नीचे की ओर और CD ऊपर की ओर गति करती है। अतः विद्युत धारा की दिशा DCBA की ओर हो जाती है और धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर में के बाद होते रहते हैं। ठीक है, बस ये इसका क्रिया विधि हो गया। इस तरह से आपको वीडियो को रोक के लिख लेना है, अच्छी तरह से चित्र बना लेना है। ठीक है, और ये सब हो गया। ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख देंगे। अब चलते हैं, विद्युत जनित्र 2 प्रकार के होते हैं, ये जानकारी ले लीजिए। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो है आपका प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट, और दूसरा है दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट यानी कि AC और DC। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ बदलता रहता है प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ठीक है, और दिष्ट धारा किसको कहा जाएगा, तो याद रखिएगा कि वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ नहीं बदलता रहता है उसे दिष्ट धारा कहा जाता है। चलिए अब दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर देख लीजिए। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर इस प्रकार है, यह वह धारा है जिसका परिमाण समय के साथ बदलता है, पहला। दिष्ट धारा में लिखिएगा कि यह वह धारा है जिसका परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है। दूसरा लिखिएगा कि यह बहुत अधिक खतरनाक होता है, इसमें दिष्ट धारा में लिखिएगा कि यह कम खतरनाक होता है। ठीक है, और तीसरा में लिखिएगा आप, तीसरा में क्या लिखना है आपको कि इसको बहुत अधिक दूर तक ले जाया जा सकता है, इसको बहुत अधिक दूर तक नहीं ले जा सकता है। ठीक है, तो आप बैटरी का धारा कितना दूर ले जाइएगा, नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन लाइन का देख रहे हैं कहाँ तक आप कितना हो दूरी ले जाना चाहेंगे तो पोले पोले ले जा सकते हैं ना, यही बात है। अब चलते हैं घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो हमारे घरों को विद्युत का आपूर्ति किया जाता है
220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टता होता है। कितना वोल्ट मिलता है हम लोगों को घर में? 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा, जो प्रत्येक सेकंड में 100 बार परिवर्तित होती है रहती है, और इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, और जिसे हम संक्षेप में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज बोला जाता है। ठीक है, इसे मेन लाइन्स पावर कहा जाता है। जिन तारों द्वारा यह आपूर्ति होता है उसे मेंस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंस जो होते हैं, यानी मेंस जो तार होते हैं प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक 5 एम्पियर की धारा, इसमें धारा छूट गया है, यहाँ पे धारा लिख दीजिएगा, धारा। एक 5 एम्पियर, एक 5 एम्पियर की धारा, धारा यहाँ पे लिख दीजिएगा, धारा प्रवाहित होती है ना। एक से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, दूसरे से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है। पहले को घरेलू लाइन और दूसरे को पावर लाइन कहते हैं। हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, हीटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया आदि का व्यवहार होता है, जिसमें कुछ को 5 एम्पियर की धारा और कुछ को 15 एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है ना जी। ये तो बात आपको पता है। घरेलू वायरिंग में दो तरह के तार होते हैं, एक विद्युतमय तार यानी कि लाल तार, और एक उदासीन तार यानी काला तार। तो विद्युतमय तार के मतलब लाल रंग होता है और उदासीन तार के मतलब काला रंग होता है, याद रखिएगा भाई, आगे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब देखिए, घरों में एक तीसरा तार भी लगा होता है जिसको भू तार, जो हरे रंग का होता है। हरे रंग का जो तार होता है, तीसरा तार जिसको भूमि से कनेक्ट किया जाता है, भू तार कहा जाता है। तो विद्युतमय तार में ये स्विच लगाया जाता है। स्विच कहाँ लगाया जाता है? विद्युतमय तार यानी कि लाल तार में लगाया जाता है, याद रखिएगा। विद्युतमय के मतलब लाल तार होता है। ठीक है, अगर स्विच आपको लगाना हो कहीं तो विद्युतमय तार में ही जोड़िएगा। अतिभारण क्या है? तो कभी कभी देखिए, एक साथ बहुत सारे विद्युत उपकरण, जैसे मान लीजिए कि हीटर चलाने लगे, फ्रिज चलाने लगे, टीवी, टेलीविज़न, बल्ब, बहुत सारा चीज़ चल रहा है, एक साथ चालू कर देने पर परिपथ में धारा का बोझ तनी बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, और इसी को अतिभारण कहा जाता है। बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा धारा का तो इसको अतिभारण कहा जाएगा। ठीक है, और लघुपथन क्या है भाई, ये जानकारी ले लीजिए। तो किसी कारणवश गर्म तार, यहाँ पे गर्म है, ठीक है ना, गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, मतलब सट जाते हैं, तो परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, यानी कि शून्य हो जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है, जिससे क्या होता है, परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगती है, बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा धारा बहने लगेगा। कहीं शॉर्ट कर गया, दोनों तार अगर सटा एक दूसरे से, शॉर्ट किया, तो समझ लीजिए कि प्रतिरोध वहाँ शून्य हो जाएगा और बहुत ज़्यादा धारा बहने लगेगा। तो इसी घटना को लघुपथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघुपथन। ठीक है, फ्यूज क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट है, देख लीजिए। फ्यूज तो वह युक्ति है जो परिपथ में अतिभारण या लघुपतन से विद्युत उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी को फ्यूज कहा जाता है। और एक और बात जान लीजिए कि फ्यूज एक ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिससे पदार्थ के प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है और उसका गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज हमेशा विद्युतमय तार से ही श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, फ्यूज को। तो ये लास्ट टॉपिक था। अब आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया है ना, यानी इसको हम बोलेंगे द एंड। ठीक है, ये 5 पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, मैंने आपका पूरे किताब का 5 पार्ट तक ले हमने पूरा एकदम ऑल टॉपिक के साथ कंप्लीट किया। ठीक है, इसके बाद एक और चैप्टर है, वो चैप्टर लेकर आएंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आए एकदम धाए धाए आप बनाएंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाने का काम करें।